मंच और लोकार्पण कार्यक्रम में स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम परिचर्चा करने वाले हैं, जिसका लोकार्पण करने वाले हैं, वो हिंदी कविता में उत्तराधुनिक काल में एक नई जमीन तोड़ती है। न सिर्फ अपने मुद्दों से बल्कि अपनी पैकेजिंग से, अपने परिचय से ये किताब एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। आप सभी का मैं वाणी प्रकाशन ग्रुप की ओर से स्वागत करती हूँ और मंच पर हिंदी के वरिष्ठ आलोचक, कवि, शायर, हम सभी के बेहद लोकप्रिय, प्रिय और आदरणीय ओम निश्चल जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ओम जी कृपया पधारें। आज जिस कविता पर बातचीत करने के लिए ओम निश्चल जी पधारे हैं, उस कविता की पहचान ये है कि वो अपना दाम खुद तय करती है। बात सुनने में हो सकता है कि व्यवहारिक रूप से कुछ अटपटी लगे आपको, लेकिन अब इस पर बात होनी चाहिए। आखिर साहित्य क्या सच में बेमूल्य है? क्या युवा पीढ़ी के बीच में साहित्य की पैठ कम होती जा रही है, या इससे विपरीत कोई बात है जिससे हम निगाह चुरा रहे हैं? यह पुस्तक कई सवाल पब्लिशिंग इंडस्ट्री पे भी खड़े करती है और इन सवालों को खड़ा करने के लिए जिस व्यक्तित्व के साथ हम आज बातचीत करेंगे, जिनकी किताब का लोकार्पण करेंगे, राजनीति विज्ञान, शास्त्रार्थ और साहित्य की दुनिया में उनकी गहरी पकड़ है। हम सभी उनको सोशल मीडिया पे ओमा द अक के नाम से जानते हैं, लेकिन इस किताब के जरिए आज हम उन्हें एक कवि के रूप में जानेंगे। एक कवि का एक पुस्तक मेले में, एक प्रकाशन की दुनिया में ढेर सारा स्वागत। आइए ओमा उपाध्याय, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैं वाणी प्रकाशन की ओर से दामिनी महेश्वरी से निवेदन करूंगी कि मंचस्थ ओम निश्चल जी और ओमा जी का स्वागत करें। हमारे साथ प्रधान संपादक उपाध्याय जी भी हैं। सर आइए। एक सर उमा शंकर जी ओम निश्चल जी का स्वागत करें। दामिनी को दामिनी ओमा जी का स्वागत। आज आइए यहाँ। कविता की शैली की खास बात यह है कि जिस युग में भी लिखी गई, उस युग का व्याकरण बदला है, उसे चुनौती दी है और उसे नए सिरे से आलोचना की दृष्टि में संजोया है। अब मंच की बागडोर मैं ओम निश्चल जी के हाथ में देती हूँ। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित महंगी कविता के बहाने स्वामी ओमा द अक से ये बातचीत इस मायने में महत्वपूर्ण है कि सबसे पहली बात तो यही ध्यानाकर्षी है कि ये महंगी कविता है और यहाँ तो हिंदुस्तान में मुफ्त कविताएं सुनने का चलन है, बल्कि अपनी ओर से चाय पिलाकर बनारस में लोग कविताएं सुनाते हैं। और उसी बनारस की धरती से एक ऐसी कवि प्रतिभा का जन्म हुआ है जो इतने अच्छे प्रवचन करते हैं, इतने अच्छे भाष्यकार हैं, स्वाध्याय से इन्होंने अर्जित किया है और कविता भी भीतर से अर्जित की जाती है। इसकी कोई पाठशाला, कोई कार्यशाला नहीं होती। सोहबतों से कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन इस दुनिया को समझने के लिए भीतर से कई बार गुजरना पड़ता है और बाहर को कई बार देखना पड़ता है। तो बाह्य और अंतः संसार का जो परीक्षण है और जो नीरछिर विवेक है दृष्टि में और अंतर्दृष्टि में, जाहिर है कि ओमा द अक हमसे कनिष्ठ हैं और स्नेहभाजन हैं इस नाते, लेकिन रघुवंश में कालिदास ने कहा है कि नहीं तेजसाम वह समीक्षते, तेजस्वी पुरुष है
तेजस्वी स्त्री है तो उसकी वय नहीं देखी जाती। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, आपकी प्रतिभा को नमन करता हूँ। और मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपसे बातचीत शुरू करूँ इसलिए कि इस पूरी कवितावली का जो मिजाज है उसमें क्रांति के बीज हैं। बाद में इनका परिचय पढ़ रहा था कि बहुत क्रांतिकारी विचारधारा के हैं, तो वो कहाँ प्रतिफलित होती है? वो इनके प्रवचनों में प्रतिफलित होती है, इनके भाष्य में प्रतिफलित होती है, इनकी बहसों में प्रतिफलित होती है, इनकी टिप्पणियों में प्रतिफलित होती है। लेकिन इन पर जब सोचा मैंने पूरी कविता का ऑनलाइन पारायण करने के बाद, तो मुझे लगा एहतराम इस्लाम का एक शेर मैं आपके लिए कहूं। उन्होंने कहा कि अग्निवर्षा है तो है, हाँ बर्फबारी है तो है, मौसमों के दरमिया एक जंग जारी है तो है। अग्निवर्षा है तो है, हाँ बर्फबारी है तो है, मौसमों के दरमिया एक जंग जारी है तो है, जिंदगी का लम्हा लम्हा उस पे भारी है तो है, क्रांतिकारी व्यक्ति कुछ हो क्रांतिकारी है तो है। तो ये जो क्रांतिकारी विचार के साथ इस जीवन में पदार्पण, जिसमें आप सार्वजनिकता के सम्मुख होते हैं, बहुत सारी बातें आपकी कुछ विवादास्पद परिधि को छूती हुई लगती हैं, और एक कवि को बहुत समावेशी होना पड़ता है। लेकिन कवया क्रांत दर्शना, अगर वो क्रांतदर्शी नहीं है तो कवि नहीं है। अगर कवि केवल राजा को खुश कर रहा है तो कवि नहीं है। और इन सब सारी भाव बाधाओं के बीच आपके भीतर जो प्रकट था, उसके अलावा ये जो आपका कवि रूप है, जिसके बारे में आपने खुद कहा है कि 7वीं में जब 7 वर्ष के थे तो लगा कि कुछ हम लिख रहे हैं, और फिर अभी आपने हमसे कहा कि 91 में मुझे लगा कि वाकई अब कुछ मैं कहने योग्य हूं। तो कवि न हो नहीं वचन प्रवीण, तो तुलसी ने कह दिया है कि जो जिस हमारे कहा जाता है कि जवां वाला बहुत कम बोलता है, जो गूंगा है दमादम बोलता है, कभी अखबार का अखबार चुप है, कभी एक एक कालम बोलता है। तो आपकी एक एक कविता बोलती है। तो अब आप खुद ये बताएं कि महंगी कविता और सस्ती कविता का क्या कोई भेद है? और कविता है तो आज के कविता परिदृश्य में, जिसके कि आप मुझे लगता है कि बहुत ही निकट के अध्येता हैं, आज की कविता का ग्रामर, आज की कविता का भूगोल, आज की कविता का परिदृश्य, आज की कविता का अंतरंग और अंतःकरण, इससे आप पूरी तरह वाकिफ हैं, और शास्त्र के भी आप अपनी ज्ञाता हैं। तो शास्त्र और व्यवहार और लोक के बीच जिस कविता का अंतर्द्वंद्व आता और उभरता रहता है, उसे किस तरह महसूस करते हैं? और अगर यह महंगी कविता है तो क्यों है, और कविता क्यों महंगी होना चाहिए? मैं तो मम्मट का वो सूत्र जानता हूं कि काव्यम यशसे, लेकिन काव्यम यशसे अर्थ कृते, तो अर्थ के लिए भी उपार्जन है कि उस कवि की आमदनी भी होती रहे, ऐसा नहीं कि ठन ठन गोपाल रहे। तो इस तरह से कविता को जो महसूस किया है आपने, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ आपको ओम निश्चल जी, इतने बड़े गीतकार, कवि और आलोचक। आपके हाथ से इस कविता संग्रह का, जो मेरी पहली कविता संग्रह है, इसका विमोचन हो रहा है। मैं पहले तो इसके लिए स्वयं को ही शुभकामना दे देता हूँ और सौभाग्यशाली समझता हूँ। एक बार जोरदार तालियां कविता के लिए। वाकई जब मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई इसे पढ़ेगा, और ये सारी कविताएं अब एक पुस्तक में बंद नहीं होने वाली हैं, बांधा है विधि को किसने इन काली जंजीरों से, आप तो देखेंगे कि निश्चित ही ये बहुत ही उपयोगी कविताएं हैं। और दूसरी बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अदिति को और अरुण जी, माहेश्वरी जी को, दामिनी, सभी पूरे माहेश्वरी परिवार जो बरसों से, अब तो लगभग शताब्दी छूने की तरफ बढ़ चुके हैं, लगातार ये पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं, विचारों को प्रकाशित कर रहे हैं। और इतने बड़े एक प्रकाशक और इतने बड़े एक प्रकाशन से अगर मेरी ये छोटी छोटी नन्ही
टेढ़ी मेढ़ी सी कुछ कविताएं प्रकाशित हो गई हैं, तो मुझे लगता है मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया और मुझे जो मिलना था सम्मान वो भी मिल गया। मैं इसके लिए वाणी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनकी हिम्मत को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये इतनी महंगी किताब निकालने की ज़रूरत की, क्योंकि सामान्य नहीं होता है व्यवसाय में रहते हुए इस तरह के निर्णयों को लेना, लेकिन शायद आप लोग के भीतर भी वो एक क्रांति है साहित्य को लेके, भाषा को लेके, जिसकी वजह से कि आपने ये निर्णय लिया है। अब ओम जी ने मुझसे प्रश्न जो पूछा है, मैं पहले तो बड़ा खुश हूँ कि कुछ तो इन्होंने अपनी बातों में ही बात कह दी। जब ये मुझे कह रहे थे मैं बनारस का हूँ, तो इन्होंने कहा कि बनारस में तो चाय पिला के कविता सुनाई जाती है। दरअसल बनारस की परंपरा में कबीर आते हैं जो अपने गीत और भजन जिनको आज हम सब गुनगुना रहे हैं उसको सुनाने के लिए बाकायदा भोजन खिलाया करते थे। उनके यहाँ दिन भर जो कमाया रात को लंगर में खर्च हो जाता था कि कुछ लोग आए और सुन ले। ये परंपरा तो है और शायद इस परंपरा का पोषण मैं भी पिछले बहुत से वर्षों से कर रहा हूँ, लोगों को बुलाता भी हूँ, सुनाता भी हूँ और खिलाता भी हूँ। लेकिन जब बात आई पुस्तक के छपने की, मैं बचपन से एक चीज से ओम जी बहुत आहत रहा। मेरा किसी अन्य चीज से प्रेम बाद में शुरू हुआ होगा। दो प्रेम मेरे बड़े शुरुआती हैं, उनमें भी अगर अंत में आप छांटेंगे तो एक ही प्रेम मिलेगा। एक तो देवताओं से मुझे प्रेम हो गया बचपन में, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ और मंदिर आसपास था, मूर्तियां थी, और बनारस में रहने का मतलब देवताओं की गोद में ही रहना होता है। दूसरा, मुझे लगता नहीं है कि शुरुआत में मैंने कुछ और बोला होगा। सबसे पहले मैंने हनुमान चालीसा याद कर ली थी, पिताजी ने याद करा दी। भाषा के प्रति एक ऐसा लगाव पैदा हुआ, कविता के प्रति एक ऐसा लगाव पैदा हुआ जो आज तक मेरे अंदर जीवित है। मैं इस पूरी पृथ्वी को या इस पूरे संसार को मैं ईश्वर की कविता की तरह ही देखता हूँ और हमेशा मैंने कविताएं चुराई हैं। मेरी कविता भी है कि मैं कविता चुराता हूँ। मुझे कभी लगा नहीं कि मैंने कविता लिखी है। मैंने कभी तारों से और देवताओं से और नदियों और फूलों से कविता चुराई तो मैंने लॉकडाउन के दौरान रेल की पटरी पर गिरते और खून भरे पाँव में चलते हुए मजदूरों को देख करके भी कविता उनके पैरों से उठा ली। मेरे पास कविताएं इसी तरह से पहुंची हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी मैं कहना चाहूँगा कि भाषा के प्रति जो एक अनुराग, हिंदी भाषा के प्रति और इसकी कविता के प्रति जो मेरा अनुराग रहा है वो शुरू से रहा। चाहे गोपाल दास नीरज की जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जिसे मैंने हजारों बार दोहराया होगा कभी, ये कविता लघु सरिता का, ये मैं बता रहा हूँ बहुत बचपन में पढ़ी। दुख वहाँ से शुरू हुआ जब मैंने देखना शुरू किया कि अंग्रेजी के जो प्रकाशन है या अंग्रेजी की जो बड़ी पुस्तकें हैं उनके दाम उस समय भी ठीक ठाक होते थे, पर हिंदी की जो कविताएं होती थी उस समय तो 2 रुपए और 3 रुपए में भी पुस्तकें मिल रही थी और उस पर भी दुकानों पे खड़े होकर लोग कहते थे कुछ डिस्काउंट कर दो। वहां तक तो चलो ठीक। उसके बाद पुस्तकों की दुर्गति मैंने यह देखी, मुझे बहुत क्षमा के साथ आपको मैं बोलता हूं, अब तो थोड़ा माहौल बदल गया है। मैं जब छोटा था तब तक अभी इस तरह का बहुत अर्बन कल्चर नहीं आया था। बच्चे घरों में वो लैट्रिन कर दिया करते थे और माँ बाप और परिवार वालों से किसी कागज में लपेट के गलियों में फेंक दिया करते थे। ये बनारस की गलियों का आलम रहा है और अफसोसनाक तरीके से मैं कहता हूँ उनमें ज्यादातर किताबों के पन्ने होते थे, कविताओं और साहित्य की किताबों के पन्ने होते थे। इन सब चीजों से मुझे बहुत ही कोप होता था कि जिसे तुम्हें अपने मस्तक, ये जरूरी नहीं कि हम रामायण और कुरान और पुराण और वेद ही अपने मस्तक पर रखें। मुझे लगता है किसी भी मनुष्य के अनुभव से निकला कोई भी वाक्य अगर हमारे हाथ लग जाए तो हमें उसे मस्तक लगा के रख लेना चाहिए। हो सकता है आज वो हमारी समझ हमारे समाज से बाहर हो, लेकिन कल वही हमारी समझ और समाज के भीतर प्रवेश कर सकता है। तो ये मेरी एक लड़ाई थी हमेशा से। मैं ये हमेशा चाहता था कि पुस्तकें महंगी हो जाए और यकीन करिए मैंने जीवन भर पुस्तकें खोज खोज के खरीदी है। मेरा सबसे अधिक विलास पुस्तकों पर हुआ और मैं ये मानता हूं कि मनुष्यता का सबसे बड़ा विलास है अगर कोई तो है ज्ञान या विचार। और
आज के इस युग में जो विलासिता प्रधान है, यहाँ पर जो सबसे अधिक जो बड़ी विडंबना है, यहाँ हर चीज के लिए हमारे पास पैसा है। जूते के लिए महंगे से महंगे जूते के लिए पैसा है, कपड़े के लिए पैसा है, मोबाइल फोन खरीदने के लिए भी हम EMI से ही सही, लेकिन हम 20-25 हजार रुपयों का एक फोन खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि पुस्तक महंगी है, विचार महंगा बिक रहा है, तो हम सोचते नहीं ये हमको जितना सस्ता या हराम में मिल जाए कहीं किसी सोशल नेटवर्क से, तो हम वहीं से इकट्ठा करके रख ले। तो दरअसल ये एक विद्रोह है इस पुस्तक के द्वारा। मैं ये चाहता हूं कि इस लग्जरी की तरफ, ऐश्वर्य की तरफ या विलासिता की तरफ भागती हुई दुनिया को बस मैं इतना एक बार इंगित करना चाहता हूं कि तुम्हारी सभी विलासिताओं से ऊपर ज्ञान होता है, विज्ञान। और हो सकता है निश्चल जी की मेरी पुस्तक हो सकता है कि इस योग्य ना लगे जितने में से खरीदा जाए, मगर मैं ये साथ में कहना चाहता हूं, हम जीवन में बहुत सारे ऐसे कपड़े खरीद लेते हैं, बहुत सी गाड़ियां खरीद लेते हैं जिससे हमें पता लगता है ये इस योग्य नहीं थी, मगर इसके बाद हम अगली गाड़ी फिर खरीदते हैं। तो ये संभावना हो सकती है कि ये किताब वैसी ना हो, लेकिन आप अगर किताबों को यानी कि विचारों को यदि आप लग्जरी की तरह जुटाना शुरू करेंगे तो यकीन करिए एक दिन आपको असली वो भी ज्ञान मिल जाएगा जिसके लिए आपने पैसे खर्च किए थे। ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा उमा जी, ये जानना चाहेंगे, देखिए आप तो बनारस के हैं और रामचंद्र शुक्ल भी वहीं के हैं और वहीं के धूमिल भी हैं, बहुत ही क्रांतिकारी कवि। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जैसे जैसे हमारी सभ्यता पर आधुनिकता के आवरण चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कविता बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज का तो दौर मैं देखता हूँ कि कविता झाग की तरह सोशल मीडिया में फैली महासागर जैसे लहरा रहा है, और कविता क्या बदल पा रही है ये मुझे उसके लक्षण नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि अगर धूमिल को याद करें तो उन्होंने कहा था कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। तो क्या तमीज़ इस आधुनिक समय में, जबकि हम यंत्र तंत्र मंत्र सबसे बहुत आधुनिक हो गए हैं, क्या कविता हमारे समाज को, हमारे अंतःकरण को, हमारी मनुष्यता को कुछ बदल पाई है? यकीनन मैं मनुष्यता के पूरे विकास के भीतर, मेरा एक बहुत पुराना एक कथन है कि मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार है शब्द, भाषा। इससे बड़ा आविष्कार उसने कुछ नहीं किया। बाकी आग, पहिया, ये सारे बाद के आविष्कार है। महत्वपूर्ण आविष्कार है भाषा। दुनिया को आग ने उतना नहीं बदला और ना तो एटम्स ने बदला जितने भाषा ने बदला है, क्योंकि एटम को खोज लेना उतनी बड़ी चीज नहीं थी, उसका प्रयोग हमारे और आपके मस्तिष्क पर है जो भाषा से बनता है। हमारे दिमाग में है क्या भाषा के अलावा? और उस भाषा का जो सर्वोच्च, जो उसका जेनिथ है, जो उसका शिखर है, वो कविता के रूप में परिणित होता है। इसलिए कभी भी संसार की किसी भी संस्कृति पर हम नजर डालेंगे, उस संस्कृति की चाहे वो परंपरा हो, चाहे उस परंपरा को तोड़कर उत्पन्न होता नया विद्रोह या क्रांति हो, उन सब में कविता की महती भूमिका है। जिस वक्त ऋग्वैदिक ऋषि कहता है अग्नि तुम पुरोहित हो, तब भी एक क्रांति हो रही थी। और जिस वक्त कोई दुष्यंत कुमार कहता है कि वो क्या ना, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, ये तमाशा देख के शायर बड़ा हैरान है, तब भी वही कविता हमें जगा रही होती है। हम माने या ना माने, कविता हमारी चेतना को जगाती है। हाँ, ये जरूर दुख की बात है कि अब कविता के नाम पर पिछले 2-3 दशकों में बहुत कुछ ऐसा परोस दिया गया है जिसको हम तुकबंदी से अधिक कुछ नहीं कहेंगे। और हमारी इस पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो सुंदर भाषा, सुंदर भाव, सुंदर विचार और सुंदर शब्द संयोजन को भूलती चली जा रही है। और जैसा आपने कहा कि नाले के झाग की तरह, अब आप सोशल नेटवर्क पे, मीडिया पे चलते हैं, हर दूसरा व्यक्ति कवि है और वो कुछ भी लिख करके उसको कविता की घोषणा कर देता है और 2-4-10 लाइक के बाद उसको लगता है कि मैंने श्रेष्ठ कविता रच दी है। ये समस्या है, महाकवि बन के। अच्छा ये बताएं कि कविता खास तौर से स्थूलता के प्रति विद्रोह है, सूक्ष्मता, सूक्ष्म शरीर में कविता शोभा देती है। आप इतने अच्छे प्रवचनकार हैं, भाष्यकार हैं, और जब आप बोल रहे होते हैं तो अनंत प्रवाह में बह रहे होते हैं, लेकिन जब आप कविता कर रहे होते हैं तो सारी वल्गाएं ठिठकी रहती हैं। कितना रोकें, कितना जाने दें, कितना ठहरें और कितनी गतिमयता में बह जाने दें? आप क्या करते हैं? मैं किसी
वर्जिन मैरी की तरह बैठा रहता हूँ। होली घोस्ट आता है और एक जीसस क्राइस्ट दे करके मेरी गोद में चला जाता है। मेरी कविताओं के साथ यही होता है। मैंने शायद ही कुछ कविताएं जो किसी के कसीदे के लिए लिखा होगा या किसी के तोहफे में देने के लिए उस पर थोड़ी मेहनत कर ली होगी, अन्यथा मेरी सभी कविताएं बस ऐसे ही प्रयासहीन आती हैं। हाँ, मेरे थोड़ी कविताओं में मैंने ये ज़रूर पाया है कि मैं स्थूल और सूक्ष्म दोनों के बीच से निकलता हूँ। मुझे ये जीती जागती दुनिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण लगती है जितना कि अंतर की चेतना में डूब करके जो आनंद और प्रकाश मिलता है वो लगता है। तो मेरी कविता में शायद ये दोनों का मिश्रण आपको मिलेगा भी बार बार। अच्छा, अनामिका जी ने आपकी कविताओं के बारे में लिखा है कि शायद आपके व्यक्तित्व और आपके कर्म और आपके कार्य क्षेत्र और कवित्व और भाषा सबको देखते हुए और जो आपकी ये जो संतरण की गति है लोकाचारों में और इत्यादि इत्यादि में, कि ये विरुद्धों का सामंजस्य है। आपको देखते हुए जिस तरह लालित्य का उपस्थापन तैरता हुआ दिखता है, कैसे इतने सारे विद्रोह और विद्रूपताओं को अपने भीतर समेटे हुए विरुद्धों के सामंजस्य को जीते हैं। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं, या जो बात अनामिका जी ने कही है वो ज़रा ज़्यादा कह दी है? भगवान ने गीता में कहा था कि समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं इसे सारी दुनिया पर अप्लाई करता हूँ। सभी मनुष्य एक द्वंद्व में होते हैं, एक विरोधाभास के साथ रहते हैं। मैं भी कई तरह के विद्रोहों के साथ ही जीता हूँ। और इस पुस्तक का नाम अगर महंगी कविता नहीं होता और ये अंग्रेजी में छप रही होती तो इसका नाम मैं नॉन ट्रेडिशनल स्माइल रखता। तो ये अनामिका जी ने जो भी मुझे पढ़ा होगा इतने समय में उसके आधार पे ही कहा है। निस्संदेह थोड़ा सा ये ज़रूर है कि मैं थोड़े विद्रोहों के साथ हूँ और सामंजस्यता उसमें ऐसी कि मुझे लगता है कि दुनिया जो है वो बुद्ध ने कहा था ना कि कोई भी रेखा सीधी नहीं, सभी वक्र हैं, सब घूम जाती हैं, सब एक परिधि बना लेती हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि हम अगर वामपंथ से कोई बात उठाते हैं तो उसका भी जो केंद्रीय भाव होता है वो भी दक्षिण की किसी शुभेच्छा में ही छुपा होता है। और दक्षिण पंथ भी जब किसी बात को नारा लगा रहा होता है उसमें वामपंथ की एक आग उसमें छुपी होती है। मैं इन दोनों को आपस में जुड़ा हुआ पाता हूँ और शायद मेरे व्यक्तित्व में भी ये चीज़ चली आती है बार बार। अच्छा, देखिए, आप बनारस के हैं और बनारस की बहुत सारी कविताएं इसमें हैं, इसलिए इसे बनारस बार बार स्थूल रूप में भी आता है, सूक्ष्म रूप में भी आता है, अपनी दृश्य गतियों और चलचित्रात्मक गतिविधियों में भी आता है। मैं चूँकि आपके मित्र ही हैं ज्ञानेंद्र पति, उनके साथ उठना बैठना होता रहा है और बनारस के चित्त को, गांगेय चित्त को जिस तरह से बहुविध एक कविता रिपोर्टाज की भाषा में देखा और सिरजा है। और वहाँ के जो चरित्र हैं इसके बारे में कहते हैं कि मध्यगंधी मुंह और पद्यगंधी बातों वाले, तो उस जनचित्त को जिस बनारस से होकर आप गुजरे हैं, जिससे हमारे ज्ञानेंद्र पद जैसे महाकवि गुजर रहे हैं और गंगा तट और संशयात्मा, भिनसार, बहुत सारी कविताएं लिखी और आज तक मुझे लगता है कि वे बहुत सारी कविताएं लिखने के बावजूद लगता है कि गंगा को बार बार लिख रहे होते हैं, पुनर्रपि। आपको क्या लगता है उनकी बनारस की कविताओं और आपकी बनारस की कविताओं, और केदारनाथ सिंह का भी एक बनारस है जो उन्होंने बहुत अच्छी रोमांटिक, जिसमें धूल उड़ती है और इस तरह की बिंबों के साथ कविताएं लिखी हैं। बनारस बहुत रोमांटिक है, बनारस बहुत आध्यात्मिक है और बनारस को जितनी बार देखा जाए उसके कितने लेयर्स हैं, कितने स्तर हैं, बार बार हमें चकित विस्मित करता है। उनकी कविताओं और आपके की कविताओं में जो बनारस आता है उसमें क्या फर्क है, कितना प्रतिकृत होते हैं अपने पूर्वज कवि से और कितना आविष्कृत करते हैं अपनी बनारस की कविताओं में बनारस को? दरअसल ये सवाल आपने ऐसे पूछ दिया जैसे कि मैं ये पूछूं कि मुझे कितना अंतर लगता है अपनी माता जी में और अदिति की माता जी में, आपकी माता जी में। बनारस या हम सब जहाँ जहाँ जन्म लेते हैं, अपनी मातृभूमि के प्रति हमारा जो संवेग होता है, प्रेम होता है, वो एक जैसा ही होता है। और एक ही घर में 4 बच्चे अगर हों तो चारों बच्चे अपनी माँ को
अलग अलग तरह से व्याख्यात जरूर लेकिन करते रहते हैं, प्यार एक सा करते हैं। तो कुछ ऐसा ही है। ज्ञानेंद्रपति जी मेरे बहुत ही प्रिय कवि भी हैं और बहुत प्रिय व्यक्तित्व भी हैं, और बनारस की एक मूर्ति भी है वो चलती फिरती। तो ज्ञानेंद्रपति जी के पास जो बनारस है, उनका बनारस वो सीढ़ियों और उसके इर्द गिर्द बहुत बैठते हैं। तो मैंने जो महसूस किया उनकी कविताओं में, वो जो चट्टानी रूप है ना बनारस का, वो बहुत निखर निखर करके बार बार लौट लौट करके आता है। मैं बनारस के साथ मैं थोड़ा आवारा किस्म का हूँ, मैं बहुत टहलता हूँ बनारस और बनारस की गलियों में। तो इसके चलते हुए मेरे पास जो बनारस है वो जैसे जलेबी होती है ना, वैसे ही मुझे बनारस मिलता है, थोड़ा मिस्टीरियस, रहस्यमयी। तो मैंने जितनी भी कविताएं बनारस पे लिखी हैं, मैं बार बार बनारस से अचंभित होता हूँ। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ मेरा पूरा जीवन यहाँ गुजर गया है लगभग, लेकिन मैं हर बार एक ही गली में जा करके देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं किसी नई गली में आया हूँ। क्योंकि बनारस के पास एक बड़ी जबरदस्त, एक तो सबसे बूढ़ा शहर है पूरी दुनिया का, आप इसे जानते हैं। और जैसे किसी बुढ़े व्यक्ति के पास आप बैठो, एक बूढ़े दादा, मैं बहुत बूढ़े, बचपन में छोटा बच्चा था तो बहुत बूढ़ों के साथ ही मेरा समय कटा, शायद इन कविताओं में वो सब बोलते हैं मेरे अंदर से। तो वो बूढ़ों की मैंने खासियत नोटिस की कि वो प्राय एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। एक ही कहानी मेरी दादी हर बार सुना देती थी, लेकिन हर बार उसमें रस होता था, नया रस होता था। तो मैंने कविता में बनारस को शायद बार बार रिपीट किया है, उसी तरह रिपीट किया है, लेकिन वो चौंका देता है, जैसे मुझे शायद कहीं कहीं वो कविता बार बार चौंका देती होगी। तो देखिए, आपकी कविता के निर्माण में और आपके व्यक्तित्व के निर्माण में हो सकता है कि पोषण के स्तर पर भी आपने ये पुस्तक जयंती भट्टाचार्य जी को समर्पित की है, पूनम सिन्हा जी को समर्पित की है। एक ऐसा समर्पण भी मैंने देखा, नीरज के आप फैन हैं, नीरज कहते हैं उस शाम को जिस दिन सूरज नहीं डूबा, ये समर्पण वाक्य है, उस शाम को जिस दिन सूरज नहीं डूबा। बहरहाल इतना दार्शनिक तो नहीं है, बहुत ही इसके प्रत्यय बहुत ही खुले हुए हैं। क्या रोल रहा है इनका आपके जीवन निर्माण में? कविता डॉक्टर जयंती भट्टाचार्य को मैं आज ज़रूर मिस करूंगा, क्योंकि वो बहुत विद्वान, बहुत विदुषी थी, ज्ञानेंद्र जी की बड़ी अच्छी मित्र भी थी, बहुत अच्छी कवयित्री थी बांग्ला की। मैं उनको इसलिए मैंने पुस्तक समर्पित की कि मेरा कभी भी रुझान नहीं था पुस्तक को, कविताओं को या अपने किसी भी लेख को पुस्तक तक पहुंचाने में, क्योंकि गलती से बचपन में मैंने व्यास को पढ़ लिया, तुलसी को पढ़ लिया, उसके बाद इतनी लज्जा अंदर भर चुकी है कि लगता है इससे ऊपर क्या लिखा जाएगा और क्या रखा जाएगा। तो डॉक्टर जयंती भट्टाचार्य जब वो मेरे जीवन में आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, सैकड़ों, हजारों और लाखों विचारों के बाद भी एक नए विचार की संभावना बनी रहती है, तुम्हारी पुस्तक आनी चाहिए, तुम अपनी किताब जरूर छपवाओ। अफसोसनाक तरीके से मेरी पुस्तक आने से पहले वो दुनिया से चली गई। और सेम यही दूसरी स्थिति डॉक्टर पूनम सिन्हा, वो भाषा विज्ञान की बड़ी मर्मज्ञ थी और कविता की बहुत बड़ी प्रेमी थी, और किताबों का संग्रह उनके पास अद्भुत था। मतलब वो जो तनख्वाह पाती थी उसका 50% तो केवल पुस्तक खरीदने में लगा देती थी। तो उनका एक स्टेटमेंट था मेरे साथ कि जिस दिन भी तुम्हारी किताब निकले, याद रखना उसे हिंदी की सबसे महंगी किताब बनाना, क्योंकि ये ज़रूरी है कि लोगों को पुस्तक के बारे में एक तमीज आ जाए। मैं अपने जीवन में कमाया आधा पैसा पुस्तकों पर लगाती हूँ, लोग अधेला नहीं लगाना चाहते। इस परंपरा को बदलने के लिए थोड़े बेइज्जत भी हो जाना, लेकिन करना। इसलिए मैंने ये पुस्तक इन दो महान स्त्रियों को समर्पित करती है। देखिए, एक तो ऐसे ही कविता पे बड़े संकट हैं कि उसके पाठक बहुत दुर्लभ प्राणी प्रजातियों में बदलते जा रहे हैं। दूसरे, आपने इसको महंगा भी कर दिया और इसमें अदिति जी का भी हाथ है। तो लेकिन ये बताएं कि हर कवि ये चाहता है कि वो फैले और किसी हवा की तरह, प्राणवायु की तरह, तो आप इस ऑक्सीजन को रोक क्यों लेना चाहती हैं? और एक किसी महंगी किताब में बंद कर देने में आपके कवि को क्या सुख मिलता है? क्या आपका मन वैसा कवि मन नहीं है जैसा नीरज का था? क्या वो कहते हैं कि मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का, कभी सुबह का, कभी शाम का, कभी हंसी का, कभी रुदन का? क्या है? एक शेर से ही बस जवाब देना चाहूँगा कि वो एक बड़ा पुराना है कि हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी
काफिला है मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच्चा प्रेमी है कोई साहित्य का, भाषा का, और आपको एक ही अच्छा पाठक मिल जाए, वो आपको जीवित कर लेगा, आपकी कविताओं को जीवित कर लेगा। तो इसलिए शायद मुझे वबा की तरह फैलने में रुचि नहीं है, इत्र की तरह बदन के आसपास महकने में रुचि है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि सब्जी महंगी हो जाए तो सरकार के बदलने का खतरा होता है, कविता महंगी हो जाए तो कौन बताएगा हमें? कविता महंगी हो जाएगी और कविता किताबें अगर महंगी हो जाएंगी और जनता इसे लेने लगेगी तो समाज के बदल जाने का पहली सूचना हमको सुनाई दे जाएगी कि लोग जूते और चप्पल और सेंट खरीदने से ज़्यादा वैल्यू रखने लगेंगे किताबों को खरीदने में। ये एक सौभाग्य का दिन होगा। बहुत आपकी कविता पढ़ते हुए आपके कुछ वाक्य जो फूल जैसे हैं वो मेरी दृष्टि में है। आपने हिंदुस्तानी की जो परिभाषा की है, उर्दू के हर्फ खिले हुए फूलों की मानिंद होते हैं और हिंदी के अक्षर देवताओं के पवित्र विग्रह के समान। जब दोनों मिलकर वाक्य रचना करते हैं तो लगता है किसी मंदिर में महकते फूलों का हार पहने कोई भव्य देवता दर्शन दे रहा है। तो मुझे तो ये उर्दू और हिंदी को किस तरह से आपने मिलाया है, देवता है और फूलों का हार पहन रहा है, तो उर्दू और हिंदी। तो इस हिंदुस्तानी से प्रेम क्या शायरी के कारण है? चूंकि आप जिस शास्त्र का भाष्य करते हैं वो तो सब संस्कृत में है, वो समुत्सारण परित मंडलो गजदंत धूम गज वाली ज्ञानेन्द्रपति की शब्दावली में घटित होते हैं। तो कैसे आप अपनी भाषा को एक तरफ संस्कृत से संस्कारित करते हैं अपने को, और दूसरी तरफ जब लोक में जाते हैं तो उस भाषा में अपने को विगलित और थोड़ा सा अनुकूलित करते हैं? कल वैलेंटाइन डे है और पूरे भारत पे गुलाब बांटा जाएगा। पता नहीं, मैं छोटा बच्चा था और अंग्रेजों से कुछ अधिक प्रभावित था। मैं उस ज़माने से मैं रोज़ डे और ये मना रहा हूँ जब बहुत कम हिंदुस्तानी मना रहे होते थे। लेकिन मेरे साथ समस्या थी कि हर चीज़ का अनुसंधान करने की। जब गुलाब देना था तो गुलाब का अनुसंधान किया तो पता लगा कि गुलाब तो दूर कहीं हमारे भारत से दूर ईरान और अरब की ज़मीन से निकल के भारत तक आता है, और कहानियों में वो ग्रीक कहानियों में पहुंचता है जहाँ पर कि विनस और एडोनिस के प्यार से गुलाब पनपता है। मैं सिर्फ ये जिक्र कर रहा हूँ कि एडोनिस और विनस इस दुनिया से गए हुए भी अब उन्हें लगभग 2000 साल हो गया, उस संस्कृति को गए हुए, लेकिन उस संस्कृति का गुलाब हमारे जीवन को अभी भी महका रहा है। मैं ये मानता हूँ कि सारी दुनिया में हर जगह जहाँ भी सुगंध है, सुंदरता है, भाषा है, वो सब हमको समेटने की आदत है, कम से कम एक भारतीय होने के नाते। और हिंदुस्तानी को मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जुबान के तौर पर लेता हूँ। संस्कृत के पास एक अपनी लचक है, एक अपनी गरिमा है, एक महान मंदिर की तरह वो स्थापित है, लेकिन कोई भी पत्थर का मंदिर तब तक देवता नहीं जन्म सकता जब तक कि उसमें गुलाब, गुलमेहंदी, चमेली, ऐसे नाजुक फूल जो दूर दूर से आए हैं उसके आसपास ना उसका श्रृंगार कर दिया जाए। ऐसी दृष्टि मेरी भाषा के प्रति रही, इसलिए मैंने ये कहा कि हिंदी निसंदेह एक देवता की प्रतिमा की तरह है, लेकिन उर्दू उसमें फूल की तरह जब चढ़ जाती है तब लगता है अब देवता दर्शन दे रहा है। अभी आपने वैलेंटाइन डे का जिक्र किया तो जाहिर है कि इतनी सुंदर कवि मूर्ति हमारे सामने हो तो मैं उसका जिक्र न करूं। मुझे फिर कोन नारायण याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग लगना ही था तो कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी गहरे प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता। क्या बात। एक और उन्होंने कहा, एक उनकी कविता जो आत्मकथा जैसी है कि फिर कभी कागज हुआ तो चाहूंगा जिंदगी किसे से पत्र का इंतजार हो, फिर कभी कागज हुआ तो चाहूंगा जिंदगी किसी से पत्र का इंतजार हो, जिसे कोई प्यार से लिखे, संभाल कर लिफाफे में रखे और होठों से चिपका कर देर तक उसे सोचे, उसे भेजे या न भेजे। क्या बात है। आप बताएं कि आपकी कविता पढ़ते हुए मुझे प्रेम के बजाय क्रांति के ज्यादा दर्शन होते हैं। यह प्रेम और क्रांति सिक्के के दो पहलू हैं। ये भीतर आपका प्रेम कहाँ दुबका हुआ होता है? जब आप प्रवचन करते हैं तो प्रेम ही प्रेम उमड़ता है, जब कविता कहते हैं तो प्रेम थोड़ा सा नेपथ्य में रहता है। ऐसा क्यों है? नहीं, बस होता ये है ओम जी की प्रेम के कई स्वरूप हैं, और
एक प्रेम वो भी है जो मैंने जैसे कहा कि मैं लॉकडाउन में बंद था और इत्तेफाक से मेरा घर बिल्कुल रेलवे पटरी के सामने है बनारस में। मैं उसकी छत पे था और मैं देख रहा था एक पूरा हुजूम चलता हुआ आ रहा है दूर से। किसी ने अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ है, किसी ने अपनी पीठ पर किसी को लटकाया हुआ है, पैरों से खून बह रहे हैं, पट्टियां, पानी नहीं, क्योंकि कोरोना का डर था तो लोग पानी नहीं पिलाने के लिए दरवाजा खोल रहे थे। ऐसे में मुझे लगता है मुझे जरूर उन पैरों से, उन चोटों से, उन तकलीफों से कहीं ना कहीं मेरा प्यार ही बढ़ा होगा कि मैंने उन पर कविता लिखी। और बचपन से आज तक यही हुआ है कि इस संसार में और इस समाज में जहाँ जहाँ मैं प्रेम की कमी होते देखता हूँ वहाँ वहाँ शायद मेरा प्रेम प्रवेश कर जाता है और वहाँ से कविताएं चुरा करके ले आता है। प्यार के बिना तो कुछ नहीं लिखता हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी आपने कही है कि मेरी कविताएं बहुत महंगी हैं, जैसे महंगी है प्रेमी की नींद। सोचें, महंगी है प्रेमी की नींद, जैसे देश में क्रांति, भादों में रवि, सूर्य कहाँ निकलेगा, और निर्भीक कवि। लेकिन अंत में जो निर्भीक कवि है, इस पर मेरा सवाल है कि कहाँ रहे अब निर्भीक कवि। किसी का नाम और निर्भीक तो अलग बात है, अधिकांश तो पूंजी और सत्ता के वशीभूत हैं। इस कविता संसार में जब हर कोई पारितोषिक चाहता है, सत्ता को या पूंजी को खुश करना चाहता है, कविताएं, आपको लगता है कि कभी उस दायित्व में, जिस तरह से धूमिल लिख रहे थे, जिस तरह मुक्तिबोध लिख रहे थे? गालिब ने एक शेर कहा था, परसों गालिब की पुण्यतिथि है, गालिब याद आ गया मुझे। गालिब ने एक शेर कहा था कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। गालिब को पढ़ने के साथ साथ मुझे पता लग गया था शह का मुसाहिब नहीं बनना है, आबरू बचा करके रखनी है। वाह वाह वाह, कर लीजिए। बहुत अच्छा। अच्छा देखिए, जैसा कि मैंने कहा बहुत सारी क्रांतिकारी कविताएं लिखी हैं। हम ये चाहेंगे, यदि आपकी स्मरण में है, चूंकि आपकी स्मरण शक्ति अद्भुत होगी, तो ऐसी कोई कविता आप सुनाएं, जैसे कि कहा कि गांधी तुम एक कंबल हो जिसे लपेट कर तमाम हत्यारे पवित्र हो जाते हैं। बहुत बड़ा वाक्य है, गांधी तुम एक कंबल हो जिसे लपेट कर सारे हत्यारे पवित्र हो जाते हैं और तमाम कमीने महान बन जाते हैं। ये पंक्तियां हैं आपकी। और फिर लिखा आपने कि जैसे अरे तू बोलता है, अगर तू बोल सकता है तो तुझे बोलने की छूट इस शर्त पर देंगे कि तेरे बोलने में चाटने के हुनर के लहजे मिले हों। इस तरह से अधीनताओं में झुका देने वाली जो सत्ता है कि मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा, ये तो कोई दुष्यंत कह सकता है। तो ये जो सत्ताओं के वशीभूत होना है और उसके विरुद्ध एक क्रांति की जो चिंगारी है, वो किस तरह से आप इसको सहेजती हैं? और या आपको लगता है कि ये आज की सल्तनत को, जो जनता, आवाम में सही होगा? मैं ये मानता हूँ कि कविता कहने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। गीता में पढ़ लिया था, भगवान ने कहा कवियों में मैं ऊष्णा हूँ। और जब हम वैदिक परिदृश्य में ऊष्णा की तलाश करते हैं तो ऊष्णा अनीश्वरवादी है। तो वेदव्यास, कहीं कृष्णद्वैपायन व्यास कृष्ण के पीछे से ये उद्घोष करना चाहते थे कि जो ईश्वर की सत्ता को इनकार कर सकता है सिर्फ वही कविता कह सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य होने का मतलब ये है कि हम किसी भी ईश्वर की सत्ता को इनकार करें। हम ईश्वर से प्यार तो करें लेकिन उसे अपने ऊपर शासन करने ना दें। तो मैं अपनी कविता कहते समय मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मैं व्यास से दूर नहीं जा सकता हूँ। और व्यास ने आदेश दे रखा है कि सत्ताओं के लिए और सत्ताओं के सामने झुक करके, यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सत्ता के समक्ष बोल नहीं सकते हो तो बोलो मत, मौन हो जाओ। लेकिन वह मत बोलो जो तुम्हारे पीछे 100 कापुरुषों को पैदा कर दे, 100 ऐसे लालची और चापलूस लोगों की फौज खड़ी कर दे जो तुम्हारा आश्रय लेकर के, तुम्हारी चापलूसी का आश्रय लेकर के आगे बढ़ जाएं। तो मैंने ये कोशिश की है कि मेरी कविता को बदतर तो कह दिया जाए लेकिन चापलूस व्यक्ति की बकवास ना कहा जाए। बहुत अच्छा। आपकी कविता माँ पढ़ी मैंने, माँ पर देखिए अदिति जी ने मनोहर राणा जी को छापा है, माँ पर अद्भुत कविताएं हैं। बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, माँ ने जो गोदी में उठाया तो आसमान छुआ। आपकी कविता माँ पर कविता है, बहुत ही मूल्यवान कविता है।
लेकिन इस महंगी पुस्तक में बंद है, इसलिए मैं सुना देता हूं। आपको अगर याद हो तो सुनाएं, ये पढ़ सके तो सुनाएं। जी। दिन भर की थकी हुई नींद अगर चांदी की घंटी की हल्की आवाज से टूट जाए तो वो माँ की नींद थी। दिन भर की भूख अगर छोड़े हुए दाल भात की जूठन से मिट जाए तो वो माँ की भूख थी। दिन भर का गुस्सा अगर शाम को चूल्हे में जा गिरे और फूंक जाए तो वो माँ का गुस्सा था। दिन भर का इंतजार अगर कुंडी की खड़खड़ाहट पायल खनकाती दौड़ पड़े तो माँ का इंतजार था। दिन भर का प्यार अगर उम्र भर एक सा दोहराया जाए तो यकीनन वो सिर्फ और सिर्फ माँ का प्यार था। वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर मनोहर राणा याद आते हैं कि इस तरह अपने गुनाहों को धो देती है माँ, बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। और यहाँ माँ हर आवाज पर बहुत ही मतलब इंतजार और प्यार। आपकी मारवाड़ियों से कोई दुश्मनी है क्या? एक मारवाड़ी सामने आए हुए हैं। एक मारवाड़ी ने मेरी पुस्तक छापी है। दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं, मैं जिंदा कहाँ रहूंगा। लेकिन हाँ, उस वैदिक के कथन है, वेद में कहा गया कि पणियों से सावधान रहो, वो पणी बाद में वणिक बन जाते हैं। भगवान ने भी, कृष्ण ने भी कहा कि मैं सबको प्राप्त हो जाऊंगा, बनियों को नहीं मिलूंगा। और आप लोग की भी दुश्मनी उस पूंजीवादी परंपरा से, तो वस्तुतः यहाँ बनिया उस पूंजीवादी विचारधारा के लिए है। हो सकता है उमा उपाध्याय में भी हो, उनकी पुस्तक में भी हो, लेकिन वस्तुतः यहाँ बनिए जो हैं वो केवल और केवल पूंजीवादी विचार है। बिल्कुल, आपने कहा भी कि श्रूड जो जैसे बनिए पर एक आपने बहुत तीखी टिप्पणी की, सरयू के जल को कैसे गंदा कर रहे हैं, तीर्थ को कैसे भी जहां पहुंच जाते हैं तीर्थ को गंदा बना देते हैं या कुछ करता है, ऐसा कुछ है बहरहाल। लेकिन आपने कहा श्रूड, उसकी आपने पारिभाषिक दी है जी। ये उन लोगों से नहीं है जो कि देश को बनाने का काम भी करते हैं। बहुत अच्छा है। तो लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ चीजें मैंने नोट की हैं। मैं इनके कविता संग्रह को पढ़ते हुए आदि से अंत तक मैंने पढ़ा और मैंने कहा कि ऑनलाइन पारायण ही है, और आंखों से जो कविता पढ़ने का सुख है वो किताब से भी बहुत अच्छा होता है। सरयू सतर्क इतनी अच्छी कविता है, लेकिन वो वाक्य फिर दोहराया जाएगा, वरना अद्भुत कविता है। और मुझे लगता है कि अयोध्या और इतने सारे प्रसंग जो गुजरे हैं उस पर इससे बेहतर कविता नहीं हो सकती, जिसमें कवि का निर्भीक अंतःकरण बोलता है। अगर आप और थोड़े भी कबीर के वंशज हैं, कितने भी प्रतिशत हों, तो वो क्रांति की चिंगारी जैसे राख में कहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी कविता है, मैं चाहता हूं ये भी पढ़ें आप। सरयू सतर्क, कितना अच्छा शीर्षक है, सरयू सतर्क। सभ्यता अयोध्या में प्रवेश कर चुकी है। सभ्यता अयोध्या में प्रवेश कर चुकी है। सरयू सतर्क, तेरे तट पर बंदरों के स्थान पर बंदरगाह आ रहा है। सरयू सतर्क, तेरी सुरीली गलियों में बेसुरे नारे घुस रहे हैं। सरयू सतर्क, तेरे अमृत जल में घुल रहा है बनियों का मल। सरयू सतर्क, तुझे जहरीला करने अयोध्या में आ गई है धनिकों की रखेल राजनीति। बड़ी जोरदार तालियां। तुझे जहरीला करने अयोध्या में आ गई है धनिकों की रखेल राजनीति। बहुत ही साहसिक, बहुत निडर कविता है। और ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, नदी का बहाव, और कवि पर इन्होंने कविता लिखी है कि कवि वो है जो विराट के समक्ष क्षुद्र को हाशिए पर जाने से बचाए। वो कैसा कवि है जो समय के दंश, अपराध, शोषण, भूख, लाचारी, गरीबी के स्वर नहीं दे सकता, अपितु बैठा पांव पर पांव चढ़ाए केवल बसंत, कलिका, वेणी, शहद, चुम्बन, यौवन, आलिंगन, स्वेद के काम पीड़ित पद्य वमन करता है अथवा रोता है। अपना रोना, अपना दुख, अपनी नींद, अपनी भूख, अपना होना, अपना खोना। और मुझे रामावतार त्यागी बहुत अच्छे गीतकार थे, उन्होंने एक कविता मजदूर पर लिखी है जिसकी आखिरी पंक्तियां हैं जो कवि के लिए नसीहत है या कवि का संकल्प भी है कि हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित, हमारे जन्म की तारीख कागज पर नहीं लिखना। हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित, हमारे जन्म की तारीख कागज पर नहीं लिखना। न गंगा जल, न हलाहल, न कोई और ही जल हो, किसी लाचार आंसू को हमारे भाल पर लिखना।
लगता है कि एक कवि के रूप में ये जो साहसिकता है, मैंने ऐसे कविता संग्रह भी देखे हैं कि जिन्होंने कि वास्तव में पूंजीपतियों की आराधना की और जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला तो 2 पन्ने गायब हो गए, नाम नहीं लेंगे। लेकिन आपने इस तौर पर तो बहुत इशारे तो बहुत जान लिया ना। देखिए आदित्य जी को पूरा पता है, बहुत सही कह रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी कविता संग्रह है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके जो बुक सेल्फ इसमें डाली, इसमें बीच बीच में चित्रावलियां हैं, बनारस के घाट हैं, और जहां पर ये पांव लटका के गंगा जल में ये भी बैठते होंगे ज्ञानेंद्र जी के साथ उसी मणिकर्णिका गली से सैकड़ों बार, अगर वहां 3, 4, 5, 10 साल रहा हूं तो कितनी बार उन्हीं गलियों से गया हूं। वो पक्का महाल, वो सब उसका जो दिग्दर्शन है, उसका सन्नाटा है। और आप जानते हैं कि काशीनाथ सिंह जी का जो उपन्यास खत्म होता है काशी काशी, उसमें है कि मैं कल्पना करता हूं कि इस महल से, चेत सिंह के महल से कहीं घुंघरूओं की आवाज नहीं बज रही। इस तरह बाजारीकरण हो रहा है काशी के घाटों का। आपने इस पर कोई कविता लिखी? ज्ञानेंद्र जी ने कई कविताएं लिखी। जी, मेरी बहुत सी बनारस के ऊपर जो कविताएं हैं और नज़में हैं बनारस को पोर्ट्रेट करते हुए, उनमें अधिकांश कविताओं के अंदर यही दुख है जो बनारस हमने जिया है, या जिस बनारस को जीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शायद हम अगले 2 दशकों में उस बनारस को पूरी तरह खो देने वाले हैं, और मैं उस मरते हुए बनारस को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैंने एक कविता में लिखा है बनारस शायद वेंटिलेटर पर है, गंगा वेंटिलेटर पर है। और एक कविता और है जिसमें मैंने गंगा को कहा है कि तुम अपना आधार कार्ड बना लो, क्योंकि तुम्हारी पहचान बहुत अच्छी कविता है, गंगा आधार कार्ड बना लो। ये सारे गंगा का जो शुद्धिकरण है उसके विरुद्ध एक तंज है, ये है। बहुत ही, हाँ, ये मैं कहना चाहता था कि आपके सेल्फ में रामायण, महाभारत, आरण्यक, उपनिषद और शायरी मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शायद डीपीआई इतना मजबूत नहीं था तो मुझे ब्लड दिखाई दिया। शेर व शायरी भी है उसमें, और वाणी प्रकाशन किताबें भी हैं। हाँ, है। तो ये सब क्या, कुछ किसी को क्या पढ़ना चाहिए? कोई इसका अनुशासन है, या इसमें थोड़ी बहुत अराजकता चलती है कि अब कुछ भी पढ़ें? क्योंकि एक बार मैं प्रभाकर श्रोत्री की वागर्थ में जब वो थे तो उनकी टेबल से बशीर बद्र की शायरी मैंने ली, जिसको कि शायद यही अदिति जी ने छापी होगी, और मैंने कहा कि मैं ले जाऊं। अरे न, जैसे लगा कि मैंने कोई गलत ग्रंथ छू लिया। प्रभाकर श्रोत्री बहुत बड़े आलोचक थे, कविता के मर्मज्ञ थे, और बीज व्यथा जैसी कविताएं अपने पहले अंक में ज्ञानेंद्र जी की छापी उन्होंने। लेकिन उनको लगा कि शेर व शायरी जो है कहीं डाइल्यूट करती कविता को। मुझे तो नहीं लगता, मैं तो संस्कृत का ही स्कॉलर हूँ, छात्र हूँ, और मैं ये जानता हूँ जैसे संस्कृत के श्लोक वैसे गजल का एक शेर, एक मिसरा उतनी ही ताकत रखता है। उसमें कविता का ब्रह्मांड होता है। बल्कि इस फीत के कारोबार में लेके कवियों में तो ढूंढना पड़ता है कि वो कवि पंक्ति कहाँ है। जैसे आमद का शेर होता है, जिस आमद के शेर के लिए पूरी गजल कही जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपका बुक सेल्फ है, उस बुक सेल्फ से आपका सेल्फ कितना प्रभावित होता है? और अगर बुक सेल्फ से किसी सेल्फ का रिश्ता है तो कितना और कैसा और कितना गहरा होना चाहिए? मैं तो इसे इस तरह से देखता हूँ ओम जी की हमारे घर में अगर बुक शेल्फ है तो वो हमारा किरदार बता देता है कि हम क्या हैं। बुक शेल्फ दरअसल हमारा प्रतिबिंब होता है। हम बुक शेल्फ के कितने हैं नहीं पता, लेकिन हम क्या हैं ये दिखा। और मेरी ज़िंदगी में जितनी मीरा है उतना ही मीर भी जीता है। मैं जितना व्यास से प्रभावित होता हूँ उतना ही रूमी को भी उठा लेता हूँ। मेरी रात किसी के भी साथ गुजर सकती, मैं इस मामले में शायद बहुत ही बदचलन हूँ किसी के साथ भी कट सकती है। और हाँ मैम, तो इसलिए वाणी प्रकाशन के लता सुरगाथा भी मैंने कलेजे से लगा के रखी होगी, उसे पढ़ा होगा। मीना कुमारी की भी मैंने पोएट्री पढ़ी होगी, गुलजार साहब भी। और वहीं पर मेरे पास कामसूत्र भी रखी है, वात्सायन किसे में रह रह करके पढ़ता रहता हूँ। 18 पुराण भी हैं, वेद भी हैं, रामायण भी है, मानस। और मैं समझता हूँ कि भारतीय होने का कम से कम इतना फायदा तो लिया ही जा सकता है कि आप दुनिया का सब कुछ पढ़ सकते हैं और कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा भारतीय हो जाऊं और भारत को जितना पढ़ पाऊं पढ़ लूं। तो ये मेरी शायद ये सबसे बड़ी वासना है जो आपको बुक शेल्फ में दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा, बहुत वासना के ऊपर कविताएं आपकी हैं जी। तो आप तो जानते हैं कि आप
पुष्पा भारती की बहुत प्रिय हैं। पुष्पा भारती के पतिदेव भारती जी ने लिखा था गुनाहों का गीत में, न हो ये वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो। और कात्यायनी आधुनिक कवित्री हैं, कहती वासनाएं, सभी वासनाएं दुष्ट नहीं होती। आपकी दृष्टि में वासनाओं का क्या संसार है? मेरी दृष्टि में जीवन जो है वो वासना पर ही आधारित है। ये हमारा अपना नैतिक एक दायरा है जिसके अंदर हम वासना को दूर अपने से फेंकते हैं। अन्यथा ये कविताएं जन्म नहीं लेती अगर मेरे अंदर वासनाएं नहीं होती तो। मैं वासनाओं को पूजता हूँ वैसे ही जैसे कि बहुत पुराने भारत में खो गए ऋषि मुनि पूजते थे। अब शायद हम पिछले कई सदियों से वासना को अपने दुश्मन की तरह देख रहे हैं। और याद रखिए वो गालिब का ही शेर है कि कत कीजिए न ताल्लुक हमसे ना सही, इश्क अदावत ही सही। हमारा दुश्मन हमारे कलेजे में ज़्यादा जगह बना करके रखता है। मैं चाहता हूँ वासना हमारे मित्र की तरह रहे, जिसको हम जब चाहें तब पुकार लें, सारे दिनों हमारी खोपड़ी पर ना चढ़ी रहे। तो मैं वासना से बहुत गहरे तक जुड़ा हूँ और मुझे लगता है वासना मनुष्य के जीवन का केंद्र है। आप बनारस की हैं, वहाँ के गीतकार का बड़ा ललित कूकता हुआ स्वर मैंने सुना है, एक तस्वीर ऐसी बने तो बना जो बनारस 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 बने। आपकी दृष्टि में बनारस किस तरह होना चाहिए? क्या उसी तरह जिस तरह इसे बनाने का संकल्प ठान लिया गया है? चिरागे दौर में मिर्ज़ा गालिब एक जगह लिखते हैं कि ए बनारस को देखते हुए लिख रहे हैं कि ए बनारस, लगता है तूने सुन लिया है कि किसी ने तुझे चीन जैसा खूबसूरत कह दिया है। उस दिन के बाद से तूने अपनी जो त्योरियां चढ़ाई हैं वो इस टेढ़ी गंगा में साफ नजर आती हैं। तो अगर 200 साल पहले गंगा को चीन बनना पसंद नहीं था तो यकीनन आज भी नहीं होगा। वाह वाह, क्या बात है। एक अदिति जी के यहाँ से शायरी आई जिसमें कहा गया है कि वे काशी को क्योटो बनाएंगे कैसे है ना। तो खैर ये तो सवाल उठ सकता है। देखिए आप कविता करते हैं, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि और यत्नम करोमि तहि चारुतरम करोमि। तो कवि के ऊपर है, कवि अपारे काव्य संसारे कवि रे वह प्रजापति। वो अपने को ब्रह्मा का अवतार समझता है और वो होता भी प्रजापति है। एक प्रतिष्ठित, अगर उसे संसार अच्छा नहीं लगता है तो एकांत और अपना कोप भवन अलग अलग वो चुन लेता है, उसमें रहता है। तुम्हारे संसार से कोई मतलब नहीं सांसारिक। लेकिन एक कवि की ऐसी प्रतिमूर्ति और छवि होनी चाहिए। मैं बनारस में रहा तो ज्ञानेंद्र पति ने अपना एक कवि का बाना रखा, एक लंबी जेब होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों रखनी चाहिए? तो रिलिके के उदाहरण देते थे। रिलिके कहते थे कि जहां जाओ कुछ अगर अवलोकन करो तो उसे टाँक लो, भूल सकते हो तुम। तो वो लंबी जेब होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए। तो वो पूरा एक कवि छवि उनकी वाणी में भी, वाग विलास में भी और उनके आभरण में भी ये चीज़ दिखाई देती थी। मैं इसी रूप में रहता था और मैं सोचता था कि कवि का शायद ये अपना वो, और आपकी भी अपनी प्रतिमूर्ति है और भी प्रतिमूर्तियाँ आपके मतलब आप चाहें तो बदल सकती हैं। लेकिन मुझे एक कवि की पंक्ति याद आती है जो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कह दूँ। कवि भारत भूषण है, आपने पढ़ा होगा, साड़ी की सिकुड़न सिकुड़न में किसने लिख दी गंगा लहरी। साड़ी की सिकुड़न सिकुड़न में किसने लिख दी गंगा लहरी। चितवन चितवन ने पूरी है रंगोली सी गहरी गहरी। अवतरित हो रहे नखशिक में सारे पावन सारे शोभन। सीपी आभरण मंगलमय तन जीवन दर्शन बाँचते नयन। सीपी आभरण। तो ये पंक्तियां तो आपको समर्पित हैं। भारत भूषण अब नहीं है, बहुत अच्छे गीतकार थे। और मुझे लगता है कि अब ये आपसे पूछें हम कि हम जब कविता करते हैं तो कविता के लक्षणों, अपने पूर्वजों आचार्यों के मार्ग पर चलते हैं। कोई अगर नाटक करता है तो भरतमुंड के नाट्य शास्त्र से अनुशासित होता है, और कविता करता है तो आनंदवर्धन है, मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं, आइयर रिचर्ड्स हैं या जो भी हैं। तो हमारा जो इतना कवि संसार है, छंद का तो अपना व्याकरण है, लेकिन अभी जो कविता लिखी जा रही है जिसमें आप भी लिखती हैं, आप लिखते हैं, छंद में भी आप प्रयत्न करते हैं, तो ये जो क्या कविता को किसी अनुशासन में बदलना चाहिए? जबकि संस्कृत में हमारे यहाँ कहा गया शब्द छंद, शब्द ही छंद है, एक वाक्य ही कविता का छंद है और सारा संसार छंद में उपनिबद्ध है, कुछ भी गद्य नहीं है। इसलिए बाणभट्ट को कवि कहा गया है। तो आपको क्या लगता है कि सारे आचार्य और कवि एक तरफ, लेकिन एक बार गे से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ओम जी, कवि कंठाभरण में आचार्य क्षेमेंद्र ने कहा है कि कवि सब जगह जाए
जो चाहे सो करे, इस पर लिखे उस पर लिखे, लोक में जाए, संसार के अनेक कोने अतरों में जाए, लेकिन वो वैयाकरण से बचे, आलोचकों से बचे। ये आलोचक ससुरे कुछ ना कुछ उसे बता देंगे ये दोष है। आपको क्या लगता है कवि और आलोचक का क्या रिश्ता होना चाहिए? मुझे लगता है कि कवि को कभी भी आलोचना की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई वास्तविक कवि है तो कबीर अगर आलोचकों के लिए सोच करके लिख रहे होते तो शायद अपनी बात नहीं कह पाते। तुलसी ने भी आलोचकों की कम ही चिंता की और इतना बड़ा मानस रच दिया। गालिब भी आलोचकों से जब तक डरते रहे तब तक वो बात ना कह पाए जिसके लिए वो पैदा हुए थे। मीर भी पूरे जीवन आलोचकों से घिरे रहे और आधुनिक कवियों के भी तमाम नाम है, चाहे बच्चन हो चाहे निराला, सबको आलोचकों का सामना करना पड़ा है। तो आलोचकों का, लेकिन मैं आलोचकों का महत्व इस तरह से मानता हूं कि कवि अपनी बात जब कहकर चला जाता है तब उसके बाद आलोचकों की भूमिका यह होती है कि उस कविता को समझें और उस कविता के भीतर जो छुपे हुए तथ्य हैं उसको उनके लिए उद्घाटित करें जो उस कविता तक पहुंच नहीं पाते हैं या जिनकी रसाई इतनी नहीं है। क्योंकि कविता केवल रस और आनंद ही नहीं है, कविता एक समझ भी है, एक युग का दर्शन भी और अपने आप में एक इतिहास भी होता है। तो आलोचकों को मैं ये समझता हूं कि वो साहित्य से उस इतिहास को, उस समय को, उस समय की पीड़ा को निकालने का, उसका सूक्ष्म अवलोकन करने का कार्य करते हैं। तो दोनों का संबंध बहुत गहरा है और ये अन्योन्य आश्रित भी है आज के समय में कम से कम। आपने भजनों से शुरुआत की थी जी। भजन लिखने वाला तो गायक भी होता है और मुझे ऐसी सूचना है कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं। नहीं, यही सूचना एकदम गलत है। मैं बहुत अच्छा सुन सकता हूँ किसी को गाते हुए। भजनों से शुरुआत की, लेकिन बहुत ही कम लिखे भजन, क्योंकि भजन इतने सुंदर लिखे जा चुके थे, मतलब उसके समक्ष भजन लिखना केवल बकवास करना था। तो मुझे अच्छा लगता था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में गा लूं, वो मेरे लिए ज्यादा सुखद था। इसलिए बहुत जल्दी भजन छोड़ दिया, भोजन की चिंता कर ली और कविता को वहां लेकर के गया जहां मैं जी सकता था। क्या आपने जब अलविदा बनारस लिखा तो उस दिन रोए थे? हाँ, उस रात मैं रोया था बहुत, क्योंकि वो रोते रोते ही पूरी कविता लिखी थी। क्योंकि गिरजा देवी की याद आ रही थी मुझे, उनकी अर्थी को कोलकाता से बनारस लाया जा रहा था और मैं ये सोच रहा था, वो हमेशा मुझसे जब भी बात होती थी कहती थी कि मरी तो बनारस में मरी और कहीं नहीं, और वो वहाँ पे मरी। तो मैंने सोचा अगर मैं इत्तेफाक से बनारस से बाहर मर गया तो क्या मेरे ख्याल हो सकते हैं, और इसलिए मैंने वो अलविदा मेरे बनारस लिखा था। देखिए बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर नटशल में कहा जाए, अब जो कुछ नहीं कहा गया है जैसे किसी शेर में कहा जाए, तो एक इनकी बहुत अच्छी कविता है, वो महंगी कविता नहीं, उसका शीर्षक है सुंदर कविता, और मैंने इसको लिख लिया है और लिख लिया है, बड़ा श्रम करना पड़ा है। अदिति जी तो दिग्दर्शन अभी कराएंगी। मैं चाहता हूं कि यह कविता जो कविता के उच्चादर्श को स्थापित करती है, आलोचकों के उच्चादर्श इसमें आते हैं, ये कविता जरूर सुनी जाए। यहाँ साहित्य के और कविता के जो पाठक हैं, जो बच्चे हैं, शायद उन्हें बहुत अच्छी लगे। ये कवि का संदेश भी है, सुंदर संसार। मैं आग्रह करूंगा कि आप इसे पढ़ें। एक सुंदर संसार में राजा और राजनेता नहीं होंगे। एक सुंदर संसार में राजा और राजनेता नहीं होंगे। एक सुंदर संसार में सेना हथियार छोड़ चुकी होगी। एक सुंदर संसार में न्यायालय बंद हो चुके होंगे। एक सुंदर संस्कार में हृदय ही अधिवक्ता होगा। एक सुंदर संसार में विधि की पुस्तकें संग्रहालय में मिलेंगी। लोग अपने जीवन के स्थान पर मात्र जीवन की चिंता करेंगे। लोग अपने जीवन के स्थान पर मात्र जीवन की चिंता करेंगे। एक सुंदर संसार में ईश्वर सबसे महत्वपूर्ण होगा और वह सर्वव्यापी है। एक सुंदर संसार में सत्य खोज का नहीं रोज का विषय होगा। मैं और मेरी कविताएं उस सुंदर संसार की प्रतीक्षा में हैं। क्या बहुत अच्छी कविता है। काफी कुछ छोड़ देनी पड़ी क्योंकि समय का जाल सिमट रहा है, हम अपना जाल समेटने वाले हैं और कुछ अभी कार्रवाइयां बाकी भी हैं, लेकिन इस मंच पर इतनी सुंदर प्रतिमूर्ति के साथ कविता पर बहस करने का जो या बातचीत करने का जो सुख मुझे मिला है, उस सुख के लिए मैं अदिति जी का, वाणी प्रतिष्ठान का मैं बहुत आभारी हूं। और अब जो मांगलिक अनुष्ठान होना है उसके लिए अदिति जी अग्रसर हों। मैं
ओम जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एक बार फिर से कि आपने मेरी इन कविता को पढ़ा और इतनी गहराई से पढ़ा और इस पर बात किया। बहुत बधाई। अच्छा किया। और आप अपना ईमेल शेयर करें आपसे। वो जो कविता थी सबसे महंगी कविता, वो मुझे फोटो चाहिए, मुझे कैप्शन में डालना पड़ेगा। हाँ मैं फोटो दे दें। सर कीमत क्या है सर इसकी पुस्तक? इसकी 25,000 कीमत होता है। 25,000? हाँ, सबसे महंगी किताब है क्या सर? विश्व की, हिंदी विश्व की सबसे महंगी किताब है ये, हिंदी विश्व की सबसे महंगी किताब। चलिए बहुत अच्छा। वो अपना मेल अच्छा, मैं कविता लेने सर एक तो बहुत बहुत बधाई इस आयोजन के लिए, वाणी प्रतिष्ठान के इस बहुत ही अभूतपूर्व आयोजन के लिए। हिंदी विश्व की सबसे महंगी किताब जिसका मूल्य 25,000 रुपए है और कविता संग्रह है। बहुत बहुत बधाई। ओम आदाक और ओम साथ साथ है, क्या संयोग है, बहुत खूबसूरत।